हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले देखिए, ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री की क्लास रोज़ 10 बजे होती है आपकी, पॉलिटी की क्लास होती है रोज़ 12 बजे। तो जिसे भी सीटेट का सेकेंड पेपर देना है एसएसटी से, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए टॉपिक है अध्याय 8, गांव, शहर और व्यापार। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गांव, शहर और व्यापार। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गांव और शहरों में व्यापार कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं लोहे के औजार की खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा। अब तो नॉर्मली है, सबके घर में लोहा पाया जाता है। लोहे के जो तरह तरह की औजार होते हैं वो अब सभी के घर में पाए जाते हैं, लेकिन लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो 3000 साल पहले से शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो देखिए, महापाषाण की जो कब्रें मिली हैं उनमें लोहे के हथियार और औजार मिले हैं। उसी से अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 3 साल पहले लोहे की खोज हुई थी। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल मिले हैं। तो देखिए, लोहे का जो प्रयोग था स्टार्ट तो हो गया था 3000 साल पहले, लेकिन 2500 वर्ष पहले इसका तेज़ी से बढ़ने लगा था। इसका प्रयोग ज़्यादा लोग इसको जानने लगे थे। जैसे क्या क्या, देखिए पहले भी कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल, ये सभी लोहे के चलते थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इसी समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो देखिए, कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। रोपाई करना, खेत को तैयार करना, सिंचाई भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जैसे जैसे सिंचाई की ज़रूरत हुई वैसे वैसे नहर बने, कुएँ बने, तालाब बने और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजारों की सूची में देखिए यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं। चित्रों के नाम चुनो: हंसिया, कुल्हाड़ी और संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम रोज करते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए दिखाई गई है हाशिया, कुल्हाड़ी। ये देखिए हाशिया है और ये कुल्हाड़ी है और ये संडसी है। नेक्स्ट है, देखिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए गाँव में कौन रहते थे। इस महाद्वीप के दक्षिणी, भारतीय महाद्वीप की बात की जा रही है। इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कड़ैच्यार और आदिमई कहलाते थे। तो याद रखिएगा, तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्लला कहा जाता था। साधारण जो हलवा होते थे, साधारण मतलब नॉर्मल परिवार से जो होते थे हलवाह, उनको उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर मतलब जिनके पास कोई भूमि नहीं थी, उनको दास, कड़ैशियार या अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब ये जो था ग्राम भोजक का जो जगह होती थी, इसमें वंशानुगत होता था। तो इसीलिए एक ही परिवार के लोग काफ़ी समय तक बने रहते थे, एक के बाद एक के बाद एक आते रहते थे। याद रखिएगा, ग्राम भोजक कहलाता था गांव का प्रधान, यानी यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो देखिए, जो बड़े भूमि वाले होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, वो लोग दास और मजदूर भी रखते थे और राजा भी उनको काम दिया करते थे कर वसूलने का। नेक्स्ट है, देखिए ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो ग्राम भोजक आपके समझ में आ गया है कि बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, वो ग्राम भोजक हो गए। अन्य देखिए बात करें यहाँ पर,
कि ग्राम भोजकों के अलावा कुछ स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। तो देखिए ऊपर भी बताया गया कि तमिल क्षेत्र में जो दास होते थे, मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनको दास कड़ैसियार कहा जाता था। और उत्तरी क्षेत्र की बात करें, उत्तरी क्षेत्र की, तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में देखिए दास कर्मकार कहलाते थे, जिनके पास कुछ नहीं होता था, अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी, दूसरों के ज़मीन से वो अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो देखिए सभी तरह के लोग पाए जाते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। मतलब तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया था। गाँव में रहने वाले कि जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र में आगे दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि इनको संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि मदुरै के जो कवि सम्मेलन होता था उसमें इनका संकलन किया जाता था, इसीलिए इनको संगम साहित्य कहा जाने लगा। सिक्कों की बात करें देखिए तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। तो पिछले चैप्टर में भी आहत सिक्के मैंने आपको बताया था। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो देखिए मतलब ये देखिए चांदी और तांबे के आहत कर कर, मतलब उसमें चोट कर कर, उसमें ठोक पीट कर उनको बनाया जाता था, इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता था। कैसे देखिए इसमें कैसी डिज़ाइन बनी हुई है। साथ ही में यहाँ पर आहत सिक्कों के बारे में और भी दिया हुआ है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपेटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप से लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक सदियों में ये प्रचलन में रहे हैं। तो देखिए आहत सिक्के ऐसे आप याद रखिएगा कि आहत करके इनको बनाया जाता था, ठोक पीट कर, काट वाट कर, चांदी और कहाँ से, तांबे से इनको बनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र बन गया था। तो देखिए नगर जो होते हैं, जो अनेक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं, बहुत से नगर ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मथुरा का उल्लेख किया गया है कि इसमें एक तो यातायात और व्यापार के मुख्य रास्ते थे दो ठो, जिसके कारण यहाँ पर आराम से व्यापार होता था, आराम से यातायात आ जा सकते थे, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पर देखिए बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। ये लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो देखिए मथुरा कृष्ण भगवान से संबंधित ही है, साथ ही में बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं यहाँ पर। तो मथुरा देखिए हर क्षेत्र में आगे है, महत्वपूर्ण है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो देखिए मथुरा कई कारणों से नगर था और कई कारणों से महत्वपूर्ण था। सारे कारण यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। तो देखिए शिल्पकार भी बहुत वस्तुएं बनाते थे, जिसमें से देखिए बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। काले चमकीले पात्र कहा जाता है जिन्हें, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो उत्तरी भाग में मिले हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तरी काले चमकीले पात्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी।
इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो देखिए काले मतलब उत्तरी काले बर्तन चमकीले पात्र एक शिल्प है जो मिले हैं। साथ ही में ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। तो याद रखिएगा कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उत्तर में बात करें तो वाराणसी और दक्षिण में बात करें तो मदुरै, दोनों प्रसिद्ध केंद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्त्री और पुरुष काम करते थे। तो देखिए ऐसा पता चला होगा लेकिन अवशेष नहीं मिले हैं। अवशेष शिल्प किसके? पुराने बचे कुछ बर्तनों के, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि काले चमकीले पात्र मिले हैं। नेक्स्ट देखिए अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, माल तैयार करना, वितरण करना तथा जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। तो देखिए अनेक अनेक व्यापारी जो होते थे अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। अलग अलग श्रेणी में बढ़ जाते थे, जैसे काम का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। तो ये देखिए व्यापारियों की जो श्रेणी थी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थान को दे दिया जाता था। तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है देखिए सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। तो याद रखिएगा सूत कातने और बुनने के नियम कहाँ से लिए गए हैं? तो अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो देखिए इसमें वही वर्णन किया गया है। साथ ही में ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विविधताओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावस्थाओं और राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। तो देखिए काम की बात करें तो सूत कताई में, बुनाई में इन सभी को लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर देखिए कहानी ही दी हुई है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए अंगूठा भी काटा जा सकता था। मगर मतलब अगर कोई औरत काम नहीं करती है तो क्या होगा? उसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडु। अरिकमेडु का सूक्ष्म निरीक्षण है। अरिकमेडु के बारे में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। अरिकमेडु जो है देखिए पुदुचेरी में है, याद रखिएगा। लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकमेडु का एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो देखिए हर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट है देखिए अभिलेख मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। तो देखिए अभिलेख जो मिले हैं किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये देखिए कुछ अभिलेख हैं, ये पत्थरों पर लिखे गए हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ पर। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिए व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों से मिली हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो ये देखिए अब पहले के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कुछ लिखा होगा तो मिलता नहीं है, बस पुरातत्वविद इतिहासकार जो हैं वो सब अंदाज़ा लगाते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दक्षिण भारत में जैसे केरल है आपका मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसे ही दक्षिण भारत में कर्नाटक
कि कोलार और हट्टी की खान सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मसाले खासतौर पर काली मिर्च के लिए आपका केरल। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। तो देखिए रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत ही ज़्यादा मांग थी, तो जिस कारण से काली मिर्च को क्या कहा जाता था, काला सोना। एग्जाम में आ जाए कि काला सोना किसको कहते थे, तो याद रखिएगा काली मिर्च को। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब जब व्यापार चलेगा तभी तो ये सिक्के इधर से उधर आएंगे जाएंगे। तो रोमन सिक्के दक्षिण भारत में मिले हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ से व्यापार हुआ होगा, तभी तो रोमन सिक्के वहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए व्यापार कविता है। आगे देखिए, व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले। कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो देखिए अगर बात करें, नाविक जो होती हैं वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अब देखिए जिधर मानसूनी हवा चलेगी, अगर उधर की ओर यात्रा करेंगे तो जो पानी की, यहाँ पर देखिए समुद्र से यात्रा की जा रही है, तो जब समुद्र में मानसून जिधर की ओर रहेगा, जिधर ओर मानसूनी हवा चलेगी, अगर उधर की ओर यात्रा करेंगे तो यात्रा थोड़ी जल्दी कंप्लीट होगी। तो इसीलिए जो नाविक होते थे उसी का फ़ायदा उठा लेते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदार और राजाओं धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। तो देखिए कावेरी का मैदान, कावेरी नदी का, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है उपजाऊ होता है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी का जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। तो याद रखिएगा मूवेंदार का अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर, पांड्य। तो देखिए संगम साहित्य भारत के दक्षिणी भाग से देखिए चोल, चेर, पांड्य संबंधित हैं। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन माने जाते थे? चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो सत्ता, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो देखिए जो चोल, चेर, पांड्य थे, इनके 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? तो चोलों का पत्तन पुहार, या इसी को कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा था? मदुरै। पांड्य की राजधानी थी मदुरै। ये मुखिया से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और पास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। इन अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो देखिए बहुत से कवि ऐसे भी होते हैं जो कुछ चीज़ें लेकर, जैसे कीमती जवाहरात हो गया, सोने हो गए, घोड़े, हाथी, सुंदर कपड़े, तो मतलब कुछ चीज़ों को लेकर उनके विषय में, उनके अच्छाई के विषय में वहाँ पर वर्णन कर देते थे, कविताएं लिख देते थे। नेक्स्ट देखिए, इससे लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए पॉइंट, कि सातवाहनों का सबसे जो प्रमुख राजा था कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। याद रखिएगा दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। नेक्स्ट है देखिए रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो यहाँ पर देखिए लुटेरों के आक्रमण भी होते थे, जिससे वो राजा सुरक्षा देते थे।
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो देखिए कुषाणों ने सिल्क रूट पर काफ़ी नियंत्रण रखा। करीब 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो ये देखिए रेशम मार्ग और कुषाण की एक छोटी सी कहानी थी कि जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो कुषाण था। देखिए याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। साथ ही में यहाँ पर देखिए कुछ तिथियाँ भी दी हुई हैं, पीडीएफ में आप लोग चेक कर लीजिएगा। लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो 3000 साल पहले से। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई, 2500 साल पहले से। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले से। अरिकमेडु का पतन 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज हुई थी देखिए 7000 साल पहले से, काफ़ी लंबा समय होता है। चोल चेर पांड्य 2300 साल पूर्व इनका उदय हुआ था भारत के दक्षिणी भारत में। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फाहयान का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले। स्वयंसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो यहाँ पर देखिए कुछ डेट भी दी हुई थी। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।